अब हम लोगों के बीच में नीलोफर मैडम हैं, डायरेक्टर NCSC IAS दिल्ली से, और बताया गया है आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें। और चूंकि यूथ से टॉपिक है, इसमें यूथ का हम लोग मिडिल एज से आते हैं, जैसे अजय प्रकाश सर थे, हम लोगों के सीनियर थे। एक अच्छा अनुभव साझा किया इन्होंने कि उनके दौर से लेकर और 2026 और आगे के लिए भी, कि डार्विन की थ्योरी को या गुरु मानते हुए सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट के लिए चेंज होना होगा। लेकिन कितना चेंज होना होगा, और हम लोगों का इस मुल्क में जो खास करके जो पीडीए समाज है या मार्जिनाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, उसमें कहाँ हम लोगों का भविष्य है जी। तो क्या वो लोग केवल राष्ट्र में दर्शक के रूप में ही रहेंगे मीडिया के परिप्रेक्ष्य में, या उनकी भी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी होगी? यही टॉपिक मैडम का भी है कि राष्ट्र का भविष्य सिर्फ दर्शक और युवाओं की सामाजिक भागीदारी और उसे सशक्त बनाने में मीडिया की जिम्मेदारी। जी मैडम। जी सर, आप पहले तो थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी एंड रिकॉग्नाइजिंग। और आप सर, ये सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे हम भी यूथ ही में आते हैं, हम भी कहीं ना कहीं यूथ ही में आते हैं। 1943 में तो हमारा बर्थ नहीं हुआ था। तो अभी जो कुछ भी है इंडिया की अभी जो सिचुएशन है, बेसिकली जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, आपने जो हम पढ़ के आए हैं उस एजुकेशन सिस्टम में और आज की जो एजुकेशन सिस्टम और रिक्वायरमेंट इज कंप्लीटली डिफरेंट। सो जो आज का जो यूथ है, व्हाट वी कॉल जेन ज़ी एंड द अनएम्प्लॉयड यूथ, विच इज एज वी नो सर, यहाँ पे ये मुद्दा ऐसा है कि बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस से लेके एजुकेशन फेलियर्स से लेके बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। यहाँ तक कि आप मुझसे पूछो तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी आ जाता है इससे। तो ये एजुकेशन जो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक चीज बताती हूँ कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो पर एनम मोर देन 10 लाख ग्रेजुएट प्रोड्यूसेस। तो अगर एक यूनिवर्सिटी 10 लाख ग्रेजुएट प्रोड्यूस करती है और पूरे इंडिया में स्टेट और सेंटर में दोनों में मिला के सिर्फ 5 करोड़ लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और 150 करोड़ में 5 करोड़ लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और स्टेट और सेंटर में दोनों में मिला के जी। और जो प्राइवेट सेक्टर है वो लगभग 7 से 8 करोड़ एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करता है प्राइवेट सेक्टर। आई मीन इवन बिजनेस एवरीथिंग, जैसे कि सूरत में अगर डायमंड का बिजनेस है, वहां पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो सब मिला के। तो सर 150 करोड़ में मैंने सिर्फ 15 या 20 करोड़ की, मैंने लगभग एन एवरेज 20 करोड़ के लोगों के बारे में बताया कि ये लोग काम करते हैं, दे आर एम्प्लॉयड। सर अगर 30-35 करोड़ अगर स्कूल कॉलेज में बच्चे हैं तो बाकी हाउस वाइफ पे अगर 2-4 करोड़ रख लेंगे तो बाकी कम से कम 60-70 करोड़ ऐसे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके हाथ में स्मार्टफोन है और जो एम्प्लॉयमेंट के नाम पे कंटेंट बनाते हैं, या तो किसी का बना हुआ कंटेंट देखते हैं, किसी को काम करते हुए देखते हैं, घर पे बैठ के खाते हैं। सर एक बहुत बड़ा जो हाईली क्वालिफाइड, आई मीन टू से मोस्ट ऑफ द ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, हाईली क्वालिफाइड, जब वर्ल्ड वाइड की बात करती है तो वी से कि वी प्रोड्यूस ह्यूमन रिसोर्स। यस, नो डाउट दैट वी आर द बिगेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेस, बट स्टिल our state center or any NGO or any organization, any institution never provides employment to the youth. When you have this much like huge population which is unemployed, what do you expect? उनको क्या डायरेक्शन दोगे आप? उनको या तो नेपाल में जो हुआ वैसा होगा, या तो बांग्लादेश में जो हुआ वो होगा, या इकोनॉमिक क्राइसिस जो श्रीलंका में हुआ वो होगा, या तो आप उस यूथ को अगर एम्प्लॉयमेंट, व्हेन यू आर नॉट गिविंग livelihood, व्हेन यू आर नॉट गिविंग प्रोवाइडिंग ब्रेड एंड बटर, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दोस पब्लिक पॉपुलेशन जो घर में बैठ के? देखो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी उसमें कहीं ना कहीं रीजन है, क्योंकि जब 21-22 साल की एज जब ग्रेजुएट होता है बच्चा, तब तक तो माँ बाप पालते हैं, कैसे भी करके जैसे भी करके पाल लेते हैं, और उसके बाद उस यूथ को जो डायरेक्शन हम देने की कोशिश करते हैं, दे आर नॉट अनएजुकेटेड, दे आर सिंपली अनएम्प्लॉयड। उनको काम ही नहीं है देने के लिए। अब उनको मीडिया उनको क्या डायरेक्शन देती है, क्योंकि हर किसी के जैसे कि जस्ट बिफोर 2020 में जब बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया, एक
सोशल मीडिया का, तब से सोशल मीडिया का इंपॉर्टेंस समझ में आया लोगों को। अब क्योंकि सोशल मीडिया का इंपॉर्टेंस समझ में आ चुका है, अब सब लोग, हर किसी के पास एक हथियार है कि हम, चलो हमारे पास जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो हम गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं थ्रू मीडिया। दैट इज वन ऑफ द वंडरफुल थिंग। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट ने उसको बहुत ज्यादा सप्रेस कर रखा है। जो 6-7 साल से जो भी कुछ हो रहा है, गवर्नमेंट को देख तो रही है गवर्नमेंट भी, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, और जितनी सारी चीजें व्हाट वी आर गोइंग थ्रू अराउंड अस, एवरीथिंग इज लाइक एडिंग टू द इश्यू। अब हम मीडिया पे ये थोपे कि भाई मीडिया ने ठीक से इन सभी चीजों को रिकॉग्नाइज किया तो गलती हमारी होगी। अगर हम गवर्नमेंट से ये कहें कि गवर्नमेंट ने हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की, या यू कैन से फ्रीबीज प्रोवाइड नहीं की, तो अगेन वी आर ऑन टारगेट। क्योंकि गवर्नमेंट किसने बनाई है, किसके बाप की जायदाद है गवर्नमेंट? हमने बनाई, हमने वो जो भी रूल कर रहे हैं हमने किया, उनको सीट पे हमने बिठाया, हमने वोट किया, हमने रिकॉग्नाइज किया। So when you have all issues which is created by ourselves, तो आप किसको ब्लेम करोगे? मीडिया को, अगर आप किसी मीडिया को, मीडिया चैनल बंद करना है, तो व्हाट यू विल डू? सिंपली शट डाउन देयर चैनल। आप उस चैनल को देखो नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं करो, ऑटोमेटिकली चीजें हो जाती हैं। जस्ट बिकॉज वी आर बिलोंग टू कश्मीर टू कन्याकुमारी, गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, हम बटे हुए हैं डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट डाइवर्सिटी diversity, we don't recognize each other's language, even we don't recognize हमारी जो physiology है, हम उसको तक recognize नहीं करते। तो हम what I see is, जो कुछ problems हमारे साथ हैं, problem एक नहीं है, problem बहुत सारे हैं, और उसका जो परिणाम है, परिणाम एक ही है कि हमारी खुद की बर्बादी। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? हम खुद बर्बाद होंगे। प्रॉब्लम क्रिएट हम कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स हजारों हैं। अब इसमें एक चीज हो सकती है कि हम एक छोटे छोटे मुद्दे को, जो हमारी यूथ, अब देखो यूथ की जब बात कर रहे हैं, अभी जंतर मंतर पे बहुत सारा यूथ बैठा हुआ है वहां पे विथ सम ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा 10-15 साल पहले भी हुआ था, अन्ना हजारे के साथ वो भी लाके बैठे हुए थे, उनका भी एक ही नारा था कि करप्शन को हटाना है। अभी यूथ वहां पे बैठी है। सर, यूथ को चाहिए डायरेक्शन एंड लीडरशिप। अब मान लो 70-80 साल का जो बंदा बैठा हुआ है पीएमओ सीट पे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? व्हेन देयर वाज वन लीडर who was like ruling very well, who was doing very well, मतलब देखो, जब यूथ की बात आती है ना, कोई भी यूथ जब कोई डायरेक्शन में जाता है, तो मुझे एक कंट्री बहुत ज्यादा याद आता है, दैट इज लीबिया। आपको भी याद होगा, जो गद्दाफी, ही वाज लाइक प्रॉस्पेरस, डूइंग वेरी वेल, प्रोवाइडिंग एजुकेशन, गिविंग लॉट ऑफ फ्रीबीज, डूइंग सो मच वेल कंपेयर टू एनी अदर मिडिल ईस्ट कंट्री या अफ्रीकन कंट्री। जब लोगों ने फेसबुक के थ्रू 2011 में फेसबुक में उसको डिफेंड किया गया, गद्दाफी को, और उसके कैरेक्टर को लेके बहुत ज्यादा चीजें बनाई गई, चलाई गई, तब इंडिया में इतना ज्यादा नहीं था। एंड आपने देखा होगा कि जो यंग यूथ है ना, यूथ के हाथ में पावर एक लिमिटेशन के लिए, यूथ दंगा कर सकता है, रूल नहीं कर सकता। यूथ को चाहिए सही डायरेक्शन, गाइडेंस चाहिए यूथ को, क्योंकि जो किताबों से बाहर निकल के वो इकोनॉमिक जो है ना, कंट्री की जो इकोनॉमी को जो चलाना होता है ना, वो मुश्किल होता है यूथ को। यूथ रोड पे आके दंगा कर सकता है, बट पार्लियामेंट में नहीं ले सकता। मैडम, इसमें जो एडल्ट सफरेज है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 21 ईयर्स ऑफ एज थी, उसके बाद अमेंडमेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में और 18 ईयर्स दिए जाते हैं। वो इसीलिए दिए जाते हैं कि आप अपने मत को ऐसे जगह प्रयोग करें, राइट टू वोट जिसको कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जी, और कि आप बेहतर से बेहतर चुने, जिससे कि नीतियां अच्छी बने। और जिस मुल्क में, राष्ट्र में छात्र कमजोर होगा, यूथ कमजोर होगा, तो निश्चित रूप से राष्ट्र कमजोर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक बहुत बड़ा चंक सोसाइटी का, इंडियन सोसाइटी का हमारा यूथ है जी। तो क्या आपका मत है इसमें? क्या अपना इस पे आइडियोलॉजी या क्या आइडिया है इसको लेकर
कि यूथ को जैसे बताया आपने, जिस तरीके से क्लासिफाई किया, जी वो चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, चाहे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को लेकर हो। अभी आपने एजुकेशन की बात की, तो एजुकेशन में भी बहुत सारे बदलाव नहीं हो पाए जो बिल्कुल। ग्रास रूट लेवल तक, गांव या विलेज स्तर तक पहुंचे। जी। एक बहुत बड़ी गैपिंग जो बनते जा रही है इस मुल्क में, अर्बन जी। सेक्टर को लेकर, रूरल सेक्टर को लेकर। और चूंकि हम लोग ग्रास रूट लेवल पे भी काम करते हैं, जी तो स्कूलों में जब आप जाएंगे तो वहाँ पीले चावल खाने के लिए भी बच्चे जाते हैं। वो स्कूल बिल्कुल। एजुकेशन लेने के लिए नहीं जाते, वो अपना पेट भरने के लिए जाते हैं इस मुल्क में। तो बिल्कुल। जो यूथ है, यूथ के लिए जो नीतियां बनाई जा रही हैं, जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, जिस तरह की एजुकेशन दी जा रही है उनको, जी वो राष्ट्र निर्माण में अपनी कैसे कंट्रीब्यूशन कर पाएगा? बिल्कुल सर, मैं इस पे जरूर बात करूंगी। जो यूथ है, और यूथ के लिए जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि 5 करोड़ आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, तो यूथ जब 21 ईयर की एज में आ जाता है, ही कैन वोट टू एनीवन, ही कैन। अब 18 ईयर्स हो गए ये। हाँ हाँ जी जी जी। हाँ 18 ईयर्स हो गए। जी। तो 18 ईयर्स में वो किसी को वोट देके वो किसी को चूज कर सकता है। और 21 ईयर में वो जब ग्रेजुएट हो जाता है, अब प्रॉब्लम सर, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जब ग्रेजुएशन के बाद इमीडिएट बाद हमारा जो सोसाइटी का जो सोशल सेक्टर है ना, वो सोशल सेक्टर जब बच्चा कॉलेज में होता है, ग्रेजुएशन लेता है, और उसके बाद 21 ईयर एज एक ड्रास्टिक चेंज आता है। उस ड्रास्टिक चेंज में 21 से 25 की एज में हमारी जो सोसाइटी एक प्रेशर डालती है, वो प्रेशर का नाम है शादी करना। शादी कर लो। शादी करने के नेक्स्ट ईयर आपको हो जाता है बच्चा, और उसके हो जाते हैं खर्चे शुरू। जब आपकी एज 30 ईयर तक आती है ना, तो आप इंडल्ज हो जाते हो फैमिली, काम, ब्रेड बटर, घर, बिल्स, एवरीथिंग में। तो आप वहां पे आप एक अभी आप कह रहे हो कि जब यूथ को किस डायरेक्शन में, किस तरह से उसको अपनी जिंदगी अपने देश के थ्रू, देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट करेगा। 21 ईयर या 25 ईयर तक की एज में माँ बाप उसको रोटी खिला रहे हैं। अब उसके बाद सोसाइटी उसको ये कर रही है कि तुम बच्चे पैदा करो, शादी करो, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। तो आप सर वो देश के बारे में क्या सोचेगा, और मतलब क्यों सोचेगा, ये बताइए। इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया की क्या जिम्मेदारी बनती है? इसमें स्ट्रीम मीडिया की जिम्मेदारी ये बनती है कि जैसे कि वेस्टर्न कल्चर जो है, वेस्टर्न कल्चर में क्या है सर, जब बच्चा 12, 13 या 14, 15 साल का हो जाता है, तब से वो एक जॉब करने लगता है। जब से जैसे कि +1 +2 के बाद, मान लो 10th स्टैंडर्ड 15 साल, ठीक है। 15 साल के बाद वेस्टर्न कल्चर में एक सिस्टम है कि आप अपनी पॉकेट मनी, अपनी कॉलेज की फीस आप अपने जेब से खुद दोगे। अब वो कैसे दोगे? आप कॉलेज भी जाओगे, दे कॉल्ड इट स्कूल, स्कूल भी जाओगे, आप जॉब भी करोगे, है ना, पार्ट टाइम जॉब भी करोगे, 2 घंटे के 4 घंटे क्या आप जॉब करोगे। जैसे कि पेट्रोल पंप हो गया, किसी रेस्टोरेंट में हो गया, किसी बार में हो गया, बार टेंडर बन के, या किसी होटल में बेल बॉय का जॉब करेगा। लेकिन इंडिया में हमारा जो वर्ग है ना, एम्प्लॉयमेंट का जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम में वी हैव बीन डिवाइडेड ऑन वर्ग, कि कौन का क्या जवाब करेगा। क्षत्रिय होगा तो तलवार लेके लड़ेगा, वैश्य हो तो वो जूते ये करेगा, ठीक है, सिलेगा। तो इस तरह का हमारा जो वर्क सिस्टम है, इन आवर सोसाइटी वी डोंट अलाउ आवर किड्स टू गो फॉर पार्ट टाइम जॉब, इवन दो वो 22-23 साल के भी हो जाते हैं ना, तब भी हम उनको जॉब करने के लिए अलाउ नहीं करते। गवर्नमेंट के पास जॉब है? जी सर, गवर्नमेंट के पास जॉब है, चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। सर गवर्नमेंट के पास बहुत सारी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब क्रिएट कर सकती है, लेकिन जॉब क्रिएट करना गवर्नमेंट के लिए असेट नहीं, लिएबिलिटी बन जाता है। तो इसलिए जॉब क्रिएट नहीं करती। जॉब गवर्नमेंट के पास जॉब करने के बहुत सारे ये हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस हैं गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट अभी इतना सारा जो 45 लाख 75 लाख रेवेन्यू कलेक्ट करती है, 75 लाख करोड़, अभी जो अप्रैल का जो रेवेन्यू था इन बजट, इट वाज 75 लाख करोड़। कहाँ पे स्पेंड कर रही है गवर्नमेंट? वी आर हार्डली स्पेंडिंग ऑन इन डिफेंस,
हमारे जो इन्वेंशन है, इनोवेशन है, वो कहाँ है? हमारे स्टार्टअप के नाम पे पूरा जो प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, जो पूरा यूथ है, और जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो रिकॉग्नाइज करके वो जॉब प्रोवाइड कर रही हैं। बताओ कोई मल्टीनेशनल कंपनी, अमेजन जैसी कंपनी इंडिया में आती है और इंडिया में आके एक प्लेटफॉर्म बनाती है, वो भी पूरा डिजिटल, 100% डिजिटल प्लेटफॉर्म, जॉब प्रोवाइड करती है, डिलीवरी का, मैन्युफैक्चरिंग लोगों के लिए जॉब प्रोवाइड करती है, और प्रॉफिट कोई और कमा रहा है। सर, हम इंडियंस हम ये कहते हैं कि नहीं, हमारा जो सारा यूथ है, ऑलमोस्ट पूरा जो हाउस होल्ड, जितने सारे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं छोटे छोटे, सारे ये कहते हैं कि अमेजन मतलब अपनी दुकान। भाई तुम्हारी दुकान नहीं है, प्रॉफिट कोई और कमा रहा है, तुम बस अपना सामान, अपनी मेहनत बेच रहे हो, मेहनत कोई और कलेक्ट कर रहा है, और जो देता होगा गवर्नमेंट को पता नहीं देता होगा। चलो गवर्नमेंट मान लो कोई अमेजन में अपना कोई प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट कुछ बना के अमेजन में बेच रहा है, ठीक है, अमेजन वाला एक आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, डिलीवरी बॉय प्रोवाइड करता है, और वहां से आपको अपनी मेहनत के पैसे मिल जाते हैं। हो गई बात। यहाँ पे अमेजन अपना प्रॉफिट रखेगा और गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। सर मुझे ये बताओ, जो काम कर रहा है, जो डिलीवरी बॉय है, या जो किसी ने जो सामान मैन्युफैक्चरिंग किया, उसको गवर्नमेंट अमेजन से टैक्स लेती है, तो इन दोनों को गवर्नमेंट क्या बेनिफिट दे रही है? जीरो बेनिफिट दे रही है ना। तो अमेजन अपनी दुकान कैसे होगी? क्या कोई प्राइवेट सेक्टर वाला, कोई फॉरेन का बंदा इंडिया आके इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकता है? गवर्नमेंट कैन नॉट डू दिस व्हेन यू डोंट हैव रिच पर्सन who can invest in your economy. Government can recognize that. Government can at least arrange some NGOs. कर सकती है ना गवर्नमेंट, फंड रेज कर सकती है ना। कारण क्या है? पॉलिटिकल विल की कमी है, या नीतियों बनाने में कहीं से कमी है, या पॉलिटिकल विल की कमी है? सर पॉलिटिकल विल यहाँ पे किसी एनडीए यूपीए की बात ही नहीं है जी। इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन इट इज। सर जब बात देश की आती है ना, तो बात सिर्फ यहाँ पे होती है, जुबान में और यहाँ पे। क्योंकि नंबर वन, मुझे ये लगता है कि दिमाग में ताकत ही नहीं है लोगों को इतनी बात सोचने की। जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है, लोग ये सोचते हैं कि उस रेवेन्यू को जो एक्सपेंडिचर में लगाने से ज्यादा पीपल टॉक अबाउट द व्हाट द लिएबिलिटीज हैज क्रिएटेड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। यस, they don't think at all about like creating some assets, some revenue generating asset। इस तरह का कुछ सोचता ही नहीं है कोई। कुछ टेंडर आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर को दे दो, और प्राइवेट सेक्टर को उसको एक टाइम पीरियड दे दो, वो कर लेगा। And madam, what should be the participation of youth? पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ सर, मैं अभी वही कह रही हूँ, जैसे कि लीबिया में हुआ था, यूथ दंगा कर सकता है, रोड पे आके दंगा कर सकता है। देयर वाज अ इंसिडेंट, यू माइट बी वेल अवेयर, कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, बनने के 1-2 साल बाद कुछ लोगों को किसी एक इशू में दिक्कत हो गई थी, तो वो अंबेडकर साहब के पास आए कि भाई आप ही हमारे साथ स्ट्राइक करने में या बंद करने में ज्वाइन करो। तो अंबेडकर सर रिफ्यूज्ड। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी आपको चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जाओ वहां से ले लो जी। If you can't get it, if you don't get it on time, wait for few years, जहां पे आपका इलेक्शन होगा, जो कैंडिडेट आपको जो आप डिमांड कर रहे हो देगा, उसको आप वोट दो। बात सिंपल सी है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हमें करना है, जब इलेक्शन आता है तब हमें एंजॉय करना है, एक मतलब क्या कहते हैं उसको, खंबा, और एक 2000 रुपए घर पर हेड, 500 रुपीज, और सारे पार्टी से लेना है पैसे, और रेट अपनी वोट अपनी मर्जी से देना है। तो सर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, बताओ? गवर्नमेंट का, I'm not blaming government here, I'm not talking about India और यूपीए, सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो जब यूपीए था उन्होंने कोई कुछ ज्यादा खास नहीं किया था, तो एनडीए आ गया, तो उसमें क्या गलत बात है? वो एनडीए गवर्नमेंट में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है काफी बड़ी है। सर अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं है, बिग क्राइसिस है। बिग क्राइसिस, बहुत बड़ी क्राइसिस है। अभी वो जंतर मंतर पे जो लोग बैठे हैं ना, क्या लगता है आपको इसमें से कोई 1000 रुपए कमाने लायक है? किसी को 2 महीने का एक्सपीरियंस है किसी भी जॉब में? नहीं है, पूछ लेना। सारी किताबों से अभी बाहर भी नहीं निकले। अभी रिसेंटली खान सर का एक अभी पटना में कुछ हो रहा है, आप वहां करेंगे हजारों के बच्चे रोड पे खड़े हैं। अभी जंतर मंतर में बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ है। क्या मतलब, ये बहुत सारी चीजें मुद्दे उठा रहे हैं, नीट सीबीएसई करके। वहां पे जाके देख लीजिए, अब इतनी गर्मी है, 40 डिग्री टेम्परेचर है, वो मोस्टली ज्यादा से आज बैठेंगे, कल वहां पे कोई दिखाई भी नहीं देगा, क्योंकि भूखे हैं सारे।
हमारे यहाँ पे कहते हैं कि निहार पेट ना कुछ खाया ना कुछ खिला सकता है, तो वो हालत में है सारे, तो कहाँ बैठेंगे वो। देयर वाज अ टाइम जब श्रीनिवासुलु बैठे थे फॉर 51 days टू जो आंध्र प्रदेश को नया स्टेट बनाने के लिए, 50 दिन के बाद उनकी मौत हो गई थी। अभी इनकी क्या औकात कहाँ है 3 दिन भूखे रहने की जी। ये मतलब 3 दिन के बाद तो इनका जो गला सूख, 3 दिन अरे शाम तक गला सूख जाएगा। नहीं, डेटा आपके पास, डेटा से बहुत अपडेटेड है मैडम आप। इसमें जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम लोगों का जो इंक्रीज होते जा रहा है नंबर, हम लोग पीछे होते जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? सर आपने ये बात बहुत अच्छी कही। इट इज अराउंड 160 और 180 कंट्रीज रिकॉग्नाइज्ड है, और उसमें 159 यस, हाँ, और उसमें इंडिया और नंबर ज्यादा बढ़ गया। अब इस बात को मुझसे पूछ लिया, ये आपने सही किया। अगर किसी और से पूछे तो खुश हो जाते कि इंडिया किसी में तो बढ़ रहा है। ये अब मैं इसका जवाब क्या दूं सर, ये मतलब ये तो वही बात हो गई। नहीं, बहुत प्रैक्टिकल मैडम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।